कहने की जरूरत क्या पड़ गई कि दिस एंटायर एपिसोड हैज बीन इंस्टिगेटेड बाय एक्सट्रीम्स मुस्लिम विंग, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो उन्होंने दोष डाला है कि ये उनके द्वारा किया गया है, लेकिन वहां तो सारे के सारे जूस थे 80% से ज्यादा। तो ये उनका जो एलिगेशन है वो जमीन पे कहीं ठहरता नहीं है। लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए, जैसे भारत में कई बार अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले किए जाते हैं, ये कुछ वैसा ही हो रहा है वहां पे कि एक्सट्रीम जो मुस्लिम्स जो माइनॉरिटीज हैं, दे आर इंस्टिगेटिंग दिस वायलेंस एंड सिविल वॉर। इज इट? ये तो बड़ा अजीब सा सिस्टम हो गया सर। नहीं, इसमें इसमें दिक्कत ये हुई ना कि सबसे पहले इतनी अल्ट्रा राइट गवर्नमेंट, जो राइट नहीं कहते हैं, ये लोग अल्ट्रा राइट कहते हैं, तो इसके जो ये गवर्नमेंट बनी है उनके जो एजेंडा है, कहीं तो जेल में जा चुके हैं। और एक एक मिनिस्टर तो अभी उन्होंने फोटो उतार ली कि जो 38 अरब को बहुत पहले एक मैसेकर हुआ था। तो इसमें दिक्कत इनको ये है कि उनकी मेजोरिटी है 3 सीट की और अल्ट्रा राइट है 12। तो अब ये गवर्नमेंट चला है कैसे? और उन्होंने, ये लोगों ने कहा है कि अरबों को निकाल दो, कई पार्टी का ये एजेंडा है। तो इसमें ये जूस को तो कुछ बोल नहीं सकते। तो अब ये कह रहे हैं अरब। अब अरब जो है वो लास्ट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के अंदर थे। ये उन्होंने गलती की कि ये इसमें से निकल के लापिड की गवर्नमेंट में थे। और अरब जो है उनका इजराइल में रिलीजियस फ्रीडम संपूर्ण है। उनकी कोई किसी भी तरह का, जैसे देखा जाए तो मैंने कहा कि दे आर मोर हैप्पी देन इवन पीपल इन मेनी कंट्रीज। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इसमें दो चीजें आप देखिए कि एक तो बाइडेन ने उनको 19 मार्च को फोन किया और उनको बताया कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इजराइल में जो डेमोक्रेसी है ये हमारे बायलैटरलिज्म का पिलर है। और ये डेमोक्रेसी और लोगों ने हजारों साल तक बहुत सफर किया है। उन्होंने भी जो मैंने कहा वही उन्होंने ये स्ट्रेस किया है कि बहुत सफर किया है। अब आजकल नेतन्याहू जब परेशान होते हैं तो घूमने निकल पड़ते हैं। पहले भी उनका ऐसा हो चुका है, एक बार ऑस्ट्रेलिया चले गए थे जब उनका केस ज्यादा सीरियस हो गया था, वाइफ को न्यूजीलैंड भेज दिया था इलेक्शन के पहले। तो रूसी सौनक ने भी उनको यही कहा कि अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक वैल्यू। बर्लिन गए थे रोज को मिलने, वहीं भी ये हुआ है। तो ये जो उन्होंने पॉज लिया है उसका एक रीजन मुझे ये लग रहा है कि अब इजराइल में ये मेरे ख्याल से मई तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो अभी 3 छुट्टियां आ रही है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो नेशनल इंडिपेंडेंस डे, नेशनल मेमोरियल डे ऑफ इजराइल एंड तीसरा पास ओवर। तो ये 3 अभी दोनों पक्ष से। तो हर्जोग ने ये जो पॉज लिया है ये सोचते हैं कि शायद 3 ये बड़े बड़े रिलीजियस और नेशनल इंपॉर्टेंस के फंक्शन हो जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं अप्रैल में जब पार्लियामेंट आएगी तब ये देखने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। पर मुझे लगता है कि ये अब रिलीजियस इजराइल अगेंस्ट सेक्युलर इजराइल। मैंने जैसे कहा कि वहां ये रिलीजियस मीन्स टोटल रिलीजियस नहीं है, वहां 4 अलग अलग तरह के ग्रुप है। तो उसके अगेंस्ट इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है कि जैसे ट्रम्प के जो सपोर्टर है वो आर अंडर ग्रेजुएट, नॉन कॉलेज गोइंग। इजराइल में रशिया और बाकी जगह से जो जू आए हैं वो जू एक और है, और दूसरी और इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, यंग जनरेशन जिसको जनरेशन जेड कहते हैं, ये लोग अब ये पूरे आंदोलन में आगे आ रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे हैं जो, और बाकी काफी जो कहते हैं कि इवन यूनिकॉर्न, आपको ताज्जुब होगा कि हाईटेक कंपनी के सभी उन्होंने भी कहा कि हम अपने पैसे इजराइल से बाहर निकाल देंगे। सेकेल थोड़ा गिर गया। तो जो इजराइल हाईटेक टेक्नोलॉजी में इजराइल का तो पूरी दुनिया में, उन लोगों ने भी कहा। इसका मतलब ये है कि एक और जब लोग हैं वो सेक्युलर, हम उसको ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करके सेक्युलर है या ये है, इंटेलिजेंट जो डेमोक्रेटिक वैल्यू में ज्यादा आस्था रखते हैं, उन सभी ने इसके बारे में। अब इसको आप एक चीज बताता हूँ कि इसमें हाइपोक्रेसी कैसे होती है। डेमोक्रेसी में यही चीज प्रॉब्लम करती है। नेतन्याहू लंदन गए तो सेवॉय होटल में रहे थे। तो सेवॉय होटल में जो होता है उनका साबात 600 रूल होते हैं, और ये खाने पीने के ऊपर उनका उन्होंने एक रूल पास किया है जिसको कहते हैं हामिज लॉ। हामिज लॉ में ये है कि हॉस्पिटल के अंदर आप लिव इन बेड वीकेंड में नहीं दे सकते, उनके जो साबात होता है। हाईकोर्ट ने उसको फेंक दिया, ये बकवास है, ये सब आप नहीं करते हो। तो एक आज चल रहा है कि उन्होंने वहां जाके नॉन कॉजर फूड खाया है, तारीफ मीट खाया है, और फिर लापिड ने कहा कि यहाँ आके ये भाषण देंगे कि हमें खाने पीने में क्या करना चाहिए।
और साबात के सभी रूल हमें कैसे कॉजर के रूल मैनेज करने चाहिए। तो ये जो होता है कि एक डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा चीज होती है कि जो लीडर बोलते हैं वो करते नहीं है, और इस चीज का एक चीज की उनको दाद देनी पड़ेगी कि इतनी जल्दी मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, पर पब्लिक, जैसे आपको याद होगा कि जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया था तो इंदिरा गांधी को अपनी सजा छोड़नी पड़ी थी। कोर्ट और उसके बाद पब्लिक पब्लिक अवेयरनेस इतनी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है कि 750 एयरफोर्स और स्पेशल फोर्स वालों ने उनको डेटा लिखा, जिसके अंदर मुसाद वाले भी थे। मुसाद वाले कभी गवर्नमेंट, उनकी आर्मी टोटली नॉन पॉलिटिकल है, उनके जनरल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सब होता है, पर दे आर टोटली ए पॉलिटिकल टिल दे आर इन द सर्विस। वो कभी मुसैदयान बहुत बड़े थे, राबीन थे, तो ये यहूद बाराक थे, ये सभी आर्मी से आए थे, पर जब तक आर्मी में थे, जो भी पार्टी है, कभी उन्होंने पॉलिटिक्स में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। नेतन्याहू पे एक धब्बा ये है कि जो राबिन ओस्लो अकॉर्ड करके आए और उसके बाद उनका एसएनएल हुआ, उसके लिए नेतन्याहू थोड़े बहुत जिम्मेदार है, उन्होंने स्टेटमेंट दिए है। और जो गाड़ी में वो मर गए थे, वो जो ये इनके इंटीरियर मिनिस्टर है, वो अभी तक सिंबल लेके घूमते हैं। अब इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं उनको खाली गाली देता, ये सब नहीं करता। तो जो लोगों ने इसमें जो रिस्पॉन्स दिया है और मीडिया ने जो रोल प्ले किया है, मुझे लगता है कि ये आंदोलन थमेगा नहीं, और ये एक बहुत ही बड़ी, जो कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी अगेंस्ट ऑटोक्रेसी कहे, सरमुख्तियारशाही कहे या जो भी कहे, ये मामला रुकने के चांसेस बहुत ही कम है। और इससे इजराइल को बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा छोटा कंट्री है, वहां ये सिचुएशन चल नहीं सकती। इसलिए उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद मिलने गए, बेटसन के भी चीफ उनको मिलने गए हैं, प्रेसिडेंट ने भी उनको कहा है। और मुझे लगता है अमेरिका का भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि वहाँ के, आपको पता होगा शायद कि येलेन, बिल्किन, कमला हैरिस के हस्बैंड सभी जू है। तो जैसे मैंने कहा कि जू एक बहुत इंटेलिजेंट लोग है, उनकी सक्सेस बहुत ही बड़ी है। इवन मर्डॉक, मैक्सवेल दोनों जू है। जो मर्डॉक फॉक्स न्यूज़ उनके अगेंस्ट बोलता है, पर वो भी जू है। तो इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि नेतन्याहू को कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा। इससे बाहर कैसे निकले? उनको दो दिक्कत है, यदि ये अल्ट्रा राइट की बात नहीं मानेंगे तो उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है, और अब फिर से इलेक्शन हुआ छठा, तो फिर उनकी पार्टी को बड़ा घाटा जा सकता है। दूसरी चीज ये है, वो जेल में भी जा सकते हैं। तो इसमें वो कौन सा रास्ता कॉम्प्रोमाइज निकालेंगे? प्राइम मिनिस्टर की इम्यूनिटी शायद ले सकते हैं, मुझे लगता है कि ऑपोजिशन भी कहेगा कि ठीक है आप थोड़े दिन चलाइए। मुझे ये लगता है कि तीनों चीजें पास होने के चांसेस बहुत ही कम है, और इसमें नेतन्याहू जो भी स्टेप अब लेंगे वो उनको सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट इजराइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि इनको कितने लोगों को उनको जेल में भेजा है, मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जूस हमेशा इंडिपेंडेंट थिंकर रहे हैं, तो वो उनको कोई सोच पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगता है कि केतन भाई, जी बोलिए। कंट्रोल तो कोई नहीं कर सकता। जूस तो वास्तव में जूस ही है। उनकी बैकबोन थी तो तभी सड़कों पर थे, अगर बैकबोन नहीं होती तो सड़कों पे नहीं होते थे। आज इतना प्रेशर नहीं होता था कि सिविल वार तक आ जाते और नेतन्याहू को झुकना पड़ता था। इंडिया के लिए क्या लेसन है इसके, या बाकी दुनिया के लिए क्या लेसन है जहां पे अल्ट्रा राइट एक्टिविटीज बढ़ती जा रही? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अभी एक डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी समिट हो रही है, तो उसमें बाइडेन ने 3 कंट्री को निकाल दिया, तुर्की, हंगेरी, कि दे आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री, नाटो में है तो भी। तो अब दुनिया के लिए एक लेसन है, और वो लेसन ये है कि अभी पूरा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो उसके अंदर पाकिस्तान को ही बुलाया है। पाकिस्तान तो एक ऐसा कंट्री है कि उसको, मैंने कहा ना कि उसको कोई छोड़ने वाला है नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनको पैकेज मिल जाएगा, तो बुलाया है। डेमोक्रेसी कह सकते हैं, क्योंकि इनको पाकिस्तान से कोई डेमोक्रेसी से ज़्यादा लेना देना नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। पर जो नाटो कंट्री में है उसमें इन्होंने नहीं बुलाया है। दूसरी चीज आप देख रहे हो कि चाइना के अगेंस्ट कनाडा में जाके भी बाइडेन ने स्टेटमेंट दिए, और आज यूक्रेन में उनके टैंक्स, लियोपार्ड टैंक्स और सब डिलीवर जर्मनी ने भी कर दिया है। तो ये परिस्थिति में सबके लिए एक तो ये है कि डेमोक्रेसी के लिए
सभी कंट्री एकजुट हो रहे हैं और वो एकजुट होंगे, और ये अगले 10 साल तक पूरी दुनिया का भविष्य तय करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कि इज़राइल, तो इज़राइल का इम्पोर्टेंस अमेरिका के लिए ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं हो रहा है कि सऊदी अरेबिया में चाइना की घुसपैठ हो रही है। चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया का भी एक बहुत बड़ा coup किया है। तो इस परिस्थिति में नेतन्याहू ने ये सोचा होगा कि इसमें अमेरिका ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, पर वो ये गलती कर गए कि उनकी पब्लिक ही इसमें हस्तक्षेप करेगी। तो जो आपने कहा, आपको याद होगा कि इमरजेंसी के बाद जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था। मैं हमेशा कहता हूँ कि गांधी जी ने जब आंदोलन किया तब मीडिया नहीं था, लोग अनपढ़ थे और कुछ नहीं था। सब मानते थे कुछ हो ही नहीं सकता। इवन जो पहला रिपोर्ट गया था यही लिखा था गांधी जी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, गवर्नर जनरल ने, कि जो आवाज़ आ रही है इससे कुछ होने वाला है नहीं। 1 साल में उनको चेंज करना पड़ा। सेम चीज़ आप देखिए अमेरिका में भी लग रहा था कि बाइडेन के जितने चांसेस कम है। मैक्रोन, मैंने कहा अभी पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि डेमोक्रेसी चाहे जो भी है, जो कंट्री में लोग डेमोक्रेसी में रहे हैं, लोकशाही में, वो लेख उसका महत्व समझते हैं। लोग अनपढ़ हो, मैंने कहा ना कि अभी जो इज़राइल में है, अनपढ़ लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर बाकी जो लोग हैं, उसमें पढ़े लिखे भी है, सभी पढ़े लिखे नहीं पर इंटेलिजेंट। तो मैंने जैसे कहा कि इसमें मीडिया का रोल रहता है, पर साथ-साथ जो इंटेलेक्चुअल है, और जैसे एक मैंने कहा बैकबोन होना चाहिए। अब ये हम उम्मीद रख सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अभी अमेरिका में भी यही चल रहा है कि 2024 में ट्रम्प जीत गया तो क्या होगा? पर मुझे लगता है कि 2024 में भी डेमोक्रेटिक पार्टी के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं कोई भी लोग कभी रशिया, चाइना में सेटल होने नहीं जाएंगे। सभी को जाना है यूरोप, अमेरिका, चाहे जो भी बात करे। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात, ये तोरा तोरा का एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि यू शैल डू नो जस्टिस इनजस्टिस इन कोर्ट, यू शैल नॉट बी पार्शियल टू द पुअर और डिफर टू द ग्रेट, बट राइटियसनेस शैल जज यू। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है तोरा का, जो इजराइल में इंप्लीमेंट होता है। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये बाइबल में लिखा है। व्हेन शेपर्ड इज एंग्री, मीन्स भगवान के लिए लिखते हैं, विथ हिज फ्लॉक, अपनी प्रजा के लिए, ही अपॉइंट्स अ ब्लाइंड शीप एज लीडर। तो ये है, ये सिंपल मैसेज है कि ये लीडर मीन्स चीफ, फ्लॉक मीन्स प्रजा, और लीडर मीन्स भगवान। तो ऐसे है, ये मेरा डेमोक्रेसी में एक मैसेज है, जो वेरी क्लियर मैसेज है बाइबल में और तोरा में। यही इजराइल में मुझे लगता है 1 या 2 दिन में कोई ना कोई उनका लीडर ये दोनों कोट करेगा। आई एम वेरी श्योर। जी, केतन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस घटना के जो लेसन्स हैं पूरी दुनिया के लिए हैं, भारत के लिए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी देशों के लिए है, लोकशाही, कोई क्योंकि भी लोकशाही। कोई भी लोकशाही, जनता इंपॉर्टेंट है और आप जनता को इग्नोर करके आप कुछ नहीं कर सकते। और आप सोचते हैं कि इलेक्शन जीत गए तो आपको पूरे अधिकार प्राप्त हैं, नहीं। क्योंकि लोकशाही इलेक्शन खत्म होने के बाद शुरू होती है, जो आपके एक्शन से लोग उसको जज करते हैं। सिर्फ इलेक्शन ही लोकशाही नहीं है, उसके बाद एवरी स्टेप इज बीइंग वॉच्ड। और अगर आप लोकशाही की परंपराओं का पालन नहीं करते हैं तो फिर जो इजराइल के अंदर हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड ऑन द अर्थ, जो हमने देखा यहाँ पर, और जिस ढंग से एम्बेसी भी बंद हुई है, मैं भी शौक में आया। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारे देशों के लिए, मैं भारत मैं के लिए भी। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा भारत के लिए, आपने कहा इसलिए। 71 वॉर याद, आपको याद होगी। जी इंदिरा गांधी को लोग माँ दुर्गा मानते थे। 74 में मामला बिगड़ने लगा। इंदिरा गांधी जैसा बड़ा भी पाकिस्तान का पार्टीशन कर दिया, इतनी महत्वपूर्ण घटना हमारे इतिहास में नहीं हुई है। 74 में बिगड़ने लगा, हाईकोर्ट का जजमेंट आया, 77 चेंज हो गया। उस टाइम पे कोई पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, और इंदिरा गांधी ने जो पार्टीशन किया था, इवन वाजपेयी जी ने कहा था माँ दुर्गा है। तो ये मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी में हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि पब्लिक, जनता जनार्दन इसलिए बोलते हैं कि ये है, यही भगवान है। बस ये है, हमारी हिस्ट्री में ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो तो दर्शक मित्रों, एक बात हम कभी नहीं भूलते। एक राजेश खन्ना की पिक्चर आई थी, रोटी, उसका एक बड़ा रोटी फेमस गाना था, ये पब्लिक है ये सब सब जानती है जानते बाबू, ये पब्लिक है ये सब जानती है। वास्तव में पब्लिक सब कुछ जानती है। हैं। वक्त आएगा तो बिल्कुल गर्म लोहे के ऊपर हथौड़े की तरह स्ट्राइक भी करेगी,
और बड़े बड़े जो धुरंधर होते हैं, सिकंदर होते हैं, उन्हें भी क्या कहते हैं कि अपनी गद्दी छोड़कर जाना पड़ता है। तब उन्हें एहसास होता है कि हाँ, जनता ही सुप्रीम है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो भी तो वी द पीपल से स्टार्ट होता है, न कि वी द लीडर से, वी द प्राइम मिनिस्टर, वी द कुछ नहीं है, वी द पीपल, क्योंकि पीपल ही सुप्रीम है। इन्हीं मुझे शब्दों के साथ हम जी दिनेश जी, मुझे एक किस्सा याद है। 70 जब इलेक्शन हुआ था, एक वकाल करके थे, वो अमेठी में एक इलेक्शन, लाखों कुछ लाख रुपए उनको मिले थे। उन्होंने कुछ काम नहीं किया। वो सोचे मैं हार जाऊंगा और अपनी होटल में आराम से बैठे रहे दारू पी के, जीत गए। तो पब्लिक ऐसी है कि जो चीज लोग सोच नहीं सकता कि राय कहाँ हो सकता है। और ये मैं उन्होंने सोचा कि इलेक्शन में कैनवासिंग भी नहीं किया, कुछ नहीं किया कि इलेक्शन जीतना मेरा कोई चांस नहीं है, मेरे टिकट मिल गई थी। तो ये पब्लिक क्या करेगी वो पब्लिक ही जानती है। पर पब्लिक ये जानती है कि जब पब्लिक जागती है तब पब्लिक अपने आप अच्छा निर्णय लेगी। बिल्कुल, बड़ों-बड़ों का गुरूर तोड़ देती है, बड़े-बड़े ज़मीन पर आ जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दर्शक मित्रों आपसे आज्ञा लूँगा और मैं केतन भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर की। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत। नमस्कार।